नमस्कार। जियोग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेता नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन GCW तोशाम। आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल का विषय मैप स्केल लेके आई हूँ। मैप स्केल से पहले हम देखते हैं कि मैप की डेफिनेशन क्या हो सकती है। मैप जो ये टर्म मैप है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या इसका मीनिंग है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। भूगोल धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय लक्षणों के वितरण का अध्ययन करता है और उस वितरण के पीछे उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करता है। निश्चित रूप से पृथ्वी के प्रदर्शन का यह काम ग्लोब अथवा मानचित्र के बिना नहीं हो सकता। प्रयोग की सुविधा की दृष्टि से मानचित्र हमेशा ग्लोब से बेहतर होते हैं। मानचित्र के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा का शब्द मैप लैटिन भाषा के मैपा मुंडी से लिया गया है। कागज के आविष्कार से पहले मानचित्र प्राय कपड़े के टुकड़ों के ऊपर या वृक्ष के चौड़े पत्तों इत्यादि पर बनाए जाते थे। कपड़े पर बनाए जाने के कारण मध्यकाल में संसार के सभी चक्कर मानचित्रों को मैपा मुंडी कहा जाता था। देखते हैं इसकी परिभाषा। मानचित्र तो एक साधन है जिसकी सहायता से हम भूतल पर विभिन्न लक्षणों का व्यवस्थित अध्ययन कर पाते हैं। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी सोच के ढंग से मानचित्र को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। फिंच व टिवार्था के अनुसार मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। मैप्स आर द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ग्राफिकली जो अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करें। फिंच व टिवार्था के अनुसार वो क्या कहलाएंगे? मैप्स। FJ मोंकहाउस के अनुसार निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर प्रदर्शित करने को मानचित्र कहते हैं। मोंकहाउस ने यहाँ डिफाइन करने का प्रयास किया कि मैप is a representation on a plane surface of the features of a part of the earth's surface drawn to some specified scale। इन्होंने यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि अगर मानचित्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफाइड स्केल होना अत्यंत ही आवश्यक है। अतः उपयुक्त दोनों विद्वानों की विचारधाराओं के आधार पर, उनकी दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान में मानचित्र की आधुनिक व सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार है। पृथ्वी सहित किसी भी खगोलीय पिंड अथवा उसके किसी भाग का मापनी के अनुसार समतल सतह पर प्रतीकात्मक निरूपण मानचित्र कहलाता है। इस मानचित्र के जो अनिवार्य तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, टाइटल। शीर्षक से हमें ज्ञात होता है कि मानचित्र किस बारे में है और वो किस क्षेत्र का बनाया गया है। उदाहरण के लिए एशिया का भौतिक मानचित्र, अगर ऐसा टाइटल दिया गया है तो हम जान सकते हैं कि यह मैप एशिया के फिजिकल फीचर को ही दर्शाएगा। अगर किसी मैप के ऊपर एशिया का राजनीतिक मानचित्र का टाइटल है तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये जो मानचित्र है वो राजनीतिक तत्वों को दर्शाएगा। दूसरा प्रमुख तत्व है संकेत या फिर लेजेंड्स। इससे मानचित्र पर दिखाए गए चिन्हों तथा अक्षरों का अर्थ समझ में आ जाता है कि उसमें जिन चिन्हों का यूज़ किया गया है उसको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। फिर आती है जी दिशा।
दिशा से मार्ग का, गंतव्य का पता चल जाता है कि यह मैप किस दिशा को सामने रखकर बनाया गया है। मानचित्र पर नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर है जी प्रक्षेप, प्रोजेक्शंस। हर एक मैप अक्षांश तथा देशांतरों के जाल से बना होता है। इससे किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निश्चित करने में सहायता मिलती है। फिर आते हैं आपके रूट चिन्ह, कन्वेंशनल साइंस। मानचित्र पर भौतिक तथा मानव जगत के विभिन्न लक्षणों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सारे फिजिकल फीचर्स हैं। और मानव के निर्मित जैसे रेल मार्ग, गांव, नगर आदि को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चिन्हों को बनाया गया है। तो उन चिन्हों का भी मानचित्रों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम समझ सकें कि ये क्या चीज़ दर्शाना चाह रहा है। उसके बाद जो प्रमुख आता है स्केल। स्केल्स मापक जो है विभिन्न स्थानों के बीच की दूरियों का, उनके क्षेत्रफल की गणना में मदद मिलती है। इससे मानचित्र को छोटा या फिर बड़ा भी किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि मैप स्केल्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो पहले जानना चाहते हैं इसके मीनिंग को। पृथ्वी या इसके किसी भाग का मानचित्र बनाने से पहले हम तय करते हैं कि मानचित्र की कितनी दूरी से धरातल की कितनी दूरी दिखाई जानी है। इस प्रकार हम मानचित्र की दूरी तथा धरातल की दूरी के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। यही रिलेशन जो है वो एक स्केल को जन्म देता है। मापक वह अनुपात होता है जिसमें धरातल की मापी गई दूरियों को छोटा करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। अतः सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी तथा पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक सीधी दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। इसको निम्न सूत्र के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। मापक बराबर है दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर सीधी दूरी बटे उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर सीधी दूरी। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक मानचित्र पर ए तथा बी कोई दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी एक मानचित्र के ऊपर 1 सेंटीमीटर तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। तो उस मानचित्र का मापक होगा 1 सेंटीमीटर अनुपात 5 सेंटीमीटर, यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी और धरातल पर वो दूरी 5 किलोमीटर को दर्शाएगी। इस यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी दिए कुछ जियोग्राफर्स ने, जैसे कि F.J. मॉकहाउस ने। इनके अनुसार मापनी उस संबंध को व्यक्त करती है जो मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तथा भूमि पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है। यानी एक ऐसा रिलेशनशिप बताती है ये जो दो पॉइंट्स का जो मैप के ऊपर भी होते हैं और वही सेम डिस्टेंस पे ग्राउंड में भी होते हैं, बस उसका स्केल में डिफरेंस होता है, परंतु यूनिट एक ही होती है। एक विद्वान और हुए हैं ऑर्थन एंड स्टाहलर। उन्होंने बताया कि मानचित्र की दूरी तथा मानचित्र द्वारा दर्शाई गई पृथ्वी की वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। उन्होंने कहा कि स्केल एक रेशियो है मैप डिस्टेंस और एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, जिसको हम मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। मानचित्र बनाने के लिए स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल के आकार के बराबर मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। अगर बन भी जाए तो वह निरर्थक होगा। प्रदर्शित किए जाने वाले क्षेत्र की तुलना में मानचित्र का काफ़ी छोटा होना भी उसकी उपयोगिता व सार्थकता को दर्शाता है।
मानचित्र आवश्यकता अनुसार आकार वाला होना चाहिए। यह कार्य केवल मापक के द्वारा ही हो सकता है। स्केल के अभाव में मानचित्र पर विभिन्न स्थानों की रिलेटिव पोजीशन नहीं दिखाई जा सकती। जो मानचित्र मापक के अनुसार न बना हो वह केवल एक रफ स्केच ही होता है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि एक स्केल का कितना महत्व है। एक कागज पर उल्लेखी गई लाइनें जब तक वो सार्थकता प्रदर्शित नहीं करती जब तक उसके नीचे स्केल न बना हो। अब आगे इसके पढ़ते हैं मेथड्स जो इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ। मानचित्र को मापक पर निम्न 3 विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 1 कथनात्मक मापक, स्टेटमेंट ऑफ स्केल। दूसरा है आपका प्रदर्शक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। तीसरा है जी रैखिक मापक, लीनियर स्केल। तो कथनात्मक मापक के बारे में जानें। इस विधि में किसी मानचित्र पर उसके मापक को शब्दों में लिख दिया जाता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर अनुपात 2 किलोमीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 2 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। इस विधि का अन्य नाम विवरणात्मक माप या फिर शाब्दिक विवेचन विधि भी है। दूसरी है जी प्रदर्शक भिन्न। इस विधि में मापक को एक विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1/1,00,000। इसका अंश जो है हमेशा 1 रहता है, जो मानचित्र पर दूरी को दर्शाता है। इस भिन्न का हर जो है हमेशा बदलता रहता है। मानचित्र का स्केल बदलने पर भी अंश तो हमेशा 1 ही रहेगा, परंतु हर बदल दिया जाता है। अतः इसको निम्न शब्दों में भी समझ सकते हैं। RF बराबर है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। इस विधि की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अंश और हर एक ही यूनिट में व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि यूनिट या तो सेंटीमीटर्स किलोमीटर्स में या फिर माइल्स या इंचेस में। और इस विधि की जो विशेषता है कि इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। किसी भी देश की मापक प्रणाली के अनुसार इसको हम प्रयोग में कर ला सकते हैं। इसी कारण इसको इंटरनेशनल स्केल या फिर नेचुरल स्केल भी कहते हैं। और यह विधि बहुत लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा योग इसी विधि का किया जाता है। परंतु इस विधि का जो सबसे बड़ा नुकसान है या फिर दोष कह सकते हैं आप, कि इस विधि में किसी मापक प्रणाली का प्रयोग न करके केवल भिन्न का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सीधे ही दूरियों का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। हम डायरेक्टली देखकर दूरियां नहीं बता सकते, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हम डिफाइन करते हैं कि कितना डिस्टेंस बताना चाह रहा है, और ये साधारण व्यक्ति की समझ से परे भी है। अगला है जी आपका लीनियर स्केल, यानी कि रैखिक मापक। इस विधि में मानचित्र की दूरी को एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अनुपात धरातल की दूरी से होता है। सुविधा के अनुसार इसमें एक रेखा को प्राइमरी और सेकेंडरी भागों में बांटा जाता है। और इस विधि का गुण सबसे बड़ा ये है कि इसमें यदि आप मानचित्र को फोटोग्राफी के द्वारा छोटा या बड़ा करें तो मानचित्र पर छपा जो रैखिक मापक है वह भी उसी अनुपात में बड़ा या छोटा हो जाएगा। अतः मापक छोटे या बड़े किए गए मानचित्र के लिए वह हमेशा शुद्ध ही रहेगा। और यह गुण हम ना ही कथनात्मक मापक में देखते हैं और ना ही प्रदर्शक भिन्न में। तो इस प्रकार आज हमने तीनों विधियों को किया, अच्छे से उनको समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये अच्छे से समझ आ जाया होगा। धन्यवाद।